Okay, डियर स्टूडेंट्स, आज आप सोच रहे होंगे कि हमारे नए टीचर कौन हैं। जैसे मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मैं एक फिजिक्स का टीचर हूं और काफ़ी लंबे समय तक मैंने फिजिक्स की क्लासेस को टीच किया है और पिछले 13-14 वर्ष से मैं प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा हूं। तो मैंने आपके प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया था कि यदि आपके स्कूल में टीचर नहीं है तो मैं आपके स्कूल के बच्चों को फिजिक्स में हेल्प कर सकता हूं। उसी सिलसिले में आपके प्रिंसिपल ने मेरे से कहा है कि मैं आप बच्चों को हेल्प करूं, तो मैं आपको फिजिक्स में आपकी सहायता करने जा रहा हूं। +1 में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे मैकेनिक्स में पढ़ा है, आपने मोशंस के बारे में पढ़ा है, आपने मोशंस के कारण क्या होते हैं, जैसे फोर्स लगती है तो बॉडी मूव करती है, उसके बारे में स्टडी किया है आपने। फिर आपने वर्क, पावर, एनर्जी के बारे में स्टडी किया है। फिर आपने ग्रेविटेशंस के बारे में स्टडी किया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टडी किया है, एस्केप वेलोसिटी स्टडी किया है। फिर उसके बाद आपने मैटर्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। और फिर आपने लास्ट में साउंड्स के बारे में, ऑसिलेशंस, वेव्स के बारे में स्टडी किया है। जो आप +1 में स्टडी करते हैं वो अधिकांश सिलेबस आपका 9th क्लास में आप पढ़ते हैं। 50% सिलेबस 9th कक्षा में आप पढ़ते हैं और +2 के अंदर जो आपका सिलेबस है उसमें बहुत सारा सिलेबस आप 10th क्लास में पढ़ते हैं। मैं मानता हूं कि यदि आप 10th क्लास के सिलेबस को एक बार फिर से पूरा पढ़ें तो 50% आपको +2 का सिलेबस समझ आ जाएगा, आसानी के साथ समझ आ जाएगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कोई भी। आप बच्चों में सब में बहुत पोटेंशियल होता है, यदि अपने टीचर्स की बात को ध्यान से सुने और हर रोज कोशिश करें तो निश्चित तौर के ऊपर आप अच्छा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस चैप्टर को आरंभ करने वाला हूँ, +2 का जो फर्स्ट यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यदि हम ब्रेक करें, वर्ड को हम ब्रेक करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को हम ब्रेक करें तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 शब्दों का ये मेल है। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। कहने का मतलब इस चैप्टर के अंदर आप जो भी स्टडी करेंगे वो आप चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे जब वो रेस्ट के ऊपर होता है। तो इस चैप्टर के अंदर आप स्टडी करने जा रहे हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स। आप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, आप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ये सभी प्रॉपर्टीज जो हैं ये चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं और ये तब हम इनको स्टडी करते हैं जब चार्ज रेस्ट के ऊपर होता है। अब ये चार्ज क्या चीज है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो आप जानते हैं कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको हम आमतौर के ऊपर जब किसी शब्द से लिखते हैं तो उसको क्यू वर्ड यूज करते हैं। जब थोड़ा चार्ज होता है तो क्यू, स्मॉल क्यू लिखते हैं, और यदि बहुत ज्यादा चार्ज हो तो हम कैपिटल क्यू भी यूज करते हैं। तो कुछ किताबों में स्मॉल क्यू का इस्तेमाल किया है और कुछ किताबों में कैपिटल क्यू का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो चार्ज है ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब है कि जिस तरह से आप नंबर्स को, जिनकी ऐसे क्वांटिटी जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और इनको आप जोड़ते हैं, घटाते हैं एक ऑर्डिनरी नंबर की तरह, तो ये स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है। और इसका यूनिट जो है वो कूलम है। आपने ध्यान में रखना है, इसका जो यूनिट है वो कूलम है। आपने 10th क्लास में भी कूलम्स लॉ पढ़ा है, वहां पर भी आपने पढ़ा है कि 2 चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं यदि उनको किसी दूरी के ऊपर एक दूसरे से रखा जाए। तो आपने कूलम्स लॉ पढ़ा है वहां पे, और कूलम्स के नॉर्म पे ही इस चार्ज का यूनिट भी हम का नाम रखा है, जिसको हम कूलम कहते हैं। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो आप देख रहे हैं कि एसआई यूनिट क्या है, वो कूलम है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आप जानते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है, जैसे आपने +1 के अंदर डायमेंशनल फार्मूले पढ़े हैं, तो यहाँ पर भी आप डायमेंशनल फार्मूला
मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो AT है। अभी ये AT कैसे कैलकुलेट किया हमने, इसको भी आप देख सकते हैं। आपको मालूम है करंट का जो फार्मूला है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, आवेश बटे समय। अभी जो चार्ज है इसको हम Q लिखते हैं आमतौर पे, और टाइम को हम T लिखते हैं। तो हमने चार्ज का डायमेंशन निकालना है, तो Q किसके बराबर हो गया, Q हो गया, हम T को ले जाएंगे इस तरफ को, तो I गुणा T। अब करंट का डायमेंशन क्या है, करंट आपने पढ़ा है +1 के अंदर की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी हैं, मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम मोल कहते हैं, उसका मोल कहते हैं, और टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो डायमेंशन है वो केल्विन है, K डिग्री केल्विन। और 5वां क्या है, ल्यूमिनोसिटी ऑफ इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसका डायमेंशन है कैंडेला, CD कैंडेला, उसका यूनिट भी कैंडेला है। और 7वां जो है वो है करंट, करंट का जो डायमेंशन है वो A है, A का मतलब है एम्पियर, A का मतलब एम्पियर। तो आप देख रहे हैं कि करंट का डायमेंशन क्या बनेगा, A, टाइम का डायमेंशन क्या बनेगा, T, तो फिर चार्ज का डायमेंशन क्या बन गया, A इंटू T। तो यही मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि जो चार्ज का डायमेंशन है वो A इंटू T है। अभी जो चार्ज की डिस्कवरी हुई ये किस तरह से हुई, कैसे पता चला हमें। हम अपने आसपास भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे हम क्या क्या चीजें देखते हैं, हमारे पास जब बिजली चमकती है तो आसमान में बिजली चमकती है तो बहुत थंडरिंग साउंड होती है। ये बिजली चमकती क्यों है, आसमान में ये कहाँ से आती है, इसके बारे में भी आप स्टडी करेंगे। ये भी जो बादल हैं उनके ऊपर चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और वो जो चार्ज इकट्ठा हो जाता है वो पृथ्वी को ट्रांसफर होता है। जब वो चार्ज, बहुत सारा चार्ज पृथ्वी को ट्रांसफर होता है तो लाइटनिंग होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे आप कई बार घर में भी देखते हैं कि स्विच को ऑन ऑफ करें, तो स्विच जब ऑन ऑफ करते हैं, आप हीटर का स्विच ऑन ऑफ करते हैं या गीजर का स्विच ऑन ऑफ करते हैं या कोई दूसरा बल्ब का स्विच ऑन ऑफ करते हैं, तो कई बार स्पार्क पैदा होता है। उसी तरह का जो स्पार्क है वो क्लाउड में जो चार्ज होता है, जब वो पृथ्वी के ऊपर आता है तो वो, जब वो चार्ज मूव करता है तो वो करंट के तौर पे मूव करता है और वो करंट प्रोड्यूस होता है। आप पहाड़ों में भी देखते हैं, जैसे आपके आसपास भी आप बहुत जगहों पे देखते हैं कि जब लाइटनिंग होती है तो बहुत पेड़, बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो जल जाते हैं, और वो जलते इसलिए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा करंट उस पेड़ के ऊपर पड़ता है और वो बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है और इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप और भी बहुत सारी स्टडी करते हैं कि हम कई बार जो नायलॉन के कपड़े होते हैं हमारे पास, सिंथेटिक कमीजें होती हैं, उनको यदि हम जब हमारा खुश्क मौसम होता है, जैसे गर्मियों का मौसम होता है, उसमें हम जब खोलते हैं, कमीजें खोलते हैं, अपनी कमीज को उतारते हैं, तो हम देखते हैं कि रात के समय यदि हम उस कमीज को उतारें तो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। जब हम कई बार टीवी के पास भी जाएं या हम गाड़ी से उतरें, गाड़ी को टच करते हैं, तो कई बार हमें झटका लगता है, और वो झटका कैसे लगता है, वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उन सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे हम इन चीजों को स्टडी करेंगे। इस पूरे यूनिट के अंदर हमें इन चीजों का नॉलेज होगा, कैसे ये चीजें होती हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे भी। अभी जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का पता कैसे चलता है, कैसे प्रोड्यूस हुआ, इसकी खोज कैसे हुई। तो इसमें जो साइंटिस्ट है उन्होंने लंबे समय तक काम किया इसके ऊपर, और बेंजामिन फ्रैंकलिन है जो ग्रेट फिजिक्स के ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने जब एम्बर को रब किया फर के ऊपर, एम्बर एक ऐसा सब्सटेंस है जो पीले रंग का सब्सटेंस होता है, उसको फर के ऊपर, फर हो गया जो जानवरों की खाल होती है, उसमें जैसे भालू की खाल है या पशुओं की किसी की खाल है, वैसी फर, उसके ऊपर रब किया तो एम्बर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ गई कि वो छोटे छोटे जो पीसीज हैं कागज के या डस्ट के पीसीज हैं, उनको अपनी ओर उन्होंने अट्रैक्ट किया। इसी तरह से
जब रबड़ रॉड को रब किया गया फर के ऊपर तो रबड़ रॉड के अंदर भी ऐसी ही प्रॉपर्टी डेवलप हुई। लेकिन जब एम्बर और रबड़ रॉड को एक दूसरे के नजदीक लाए तो उनके ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ था वो अपोजिट था। एम्बर के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ, लेकिन रबड़ रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ। अब ये जो चार्ज पैदा हुआ, अब इसका ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये नाम कहाँ से आया कि हम इसको चार्ज बोलते क्यों हैं? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट है, जब इन्होंने इसकी खोज की तो ये एम्बर जो है इसका यूज किया, और एम्बर का जो ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में एम्बर को हम इलेक्ट्रम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, हम इसको लिख भी सकते हैं कि एम्बर को हम ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, आप देख सकते हैं कि ग्रीक लैंग्वेज के अंदर हम उसको क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रम कह रहे हैं। इसलिए वो जो चार्ज पैदा हुआ एम्बर के ऊपर, उस चार्ज का नाम ही इलेक्ट्रिक चार्ज नाम पड़ गया। इस तरह से ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे पड़ा? क्योंकि ये एम्बर के ऊपर सबसे पहले दिखा, और एम्बर को हम यूनानी भाषा में इलेक्ट्रम कहते हैं, तो वहीं से ये जो चार्ज है इसका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज पड़ा। अभी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, आप सबको मालूम है कि ये दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को यदि आपने डिटेक्ट करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ है उसको हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये इनको हमने अंडरस्टैंड नहीं करना है कि ये कैसे काम करते हैं, जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी जो चार्ज पैदा हो रहा है किसी बॉडी के ऊपर, जैसे एम्बर के ऊपर चार्ज पैदा हुआ जब इसको हमने फर के ऊपर रब किया, या रबड़ रॉड के ऊपर चार्ज पैदा हुआ जब उसको हमने फर के ऊपर रब किया। ये चार्ज को कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से भी समझा सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में क्या होता है, आप उस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सभी के सभी किस चीज से बने हुए हैं, वो सारे के सारे एटम्स से बने हुए हैं। एटम्स के अंदर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपको मालूम है प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उन जिस पाथ में वो रिवॉल्व करते हैं उनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। अब आपको ये भी मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के जो सबसे नजदीक होंगे, अंदर वाले ऑर्बिट्स में होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस पकड़ के रखता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा दूर होंगे, इस न्यूक्लियस से दूर होंगे, उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण जो होगा इस न्यूक्लियस का, इसके ऊपर जो खिंचाव होगा अपनी ओर, वो ज्यादा होगा, वो थोड़ा कम होगा। जो अंदर वाला है उसमें सबसे ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा। और जो इलेक्ट्रॉन यहां बाहर होंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहां सबसे बाहर होंगे, उनके ऊपर इस न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो सबसे कम हो गई। तो जब भी हम किसी सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है कि ये जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यहां से बाहर निकल जाएंगे, रब करने से बाहर निकल गए, मान लीजिए इस दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो जब इस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, दो चले गए, तो अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई। नेगेटिव चार्ज की कमी होने का मतलब है अब इसके ऊपर कौन चार्ज ज्यादा हो गया? पहले तो इसके ऊपर जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर थी। अब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। ऐसे ही जब हम एम्बर को फर के ऊपर रब करते हैं, तो एम्बर के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, जितने भी उसके एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे, वो एक आधा इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा, और जो एम्बर का जो पीस है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो चार्ज किसी सब्सटेंस के ऊपर आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के मुताबिक हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
इसी तरह से हम जो सब्सटेंसेस हैं, जितने भी हम सब्सटेंसेस स्टडी करते हैं, चाहे एम्बर है, फर है, ग्लास रॉड है, या एबोनाइट है, या आयरन है, या कॉपर है, एल्यूमिनियम है, बहुत सारे सब्सटेंसेस को हम जानते हैं। उनको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम कंडक्टर बोलते हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। अभी जो कंडक्टर्स हैं ये कौन होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने को देते हैं, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं विच इजिली अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम। अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने देते हैं आसानी से, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। अब जैसे उदाहरण है एजी का मतलब है सिल्वर, सीयू का मतलब है सिंबल है ये कॉपर, एल्यूमिनियम, एफई का मतलब है आयरन, एचजी का मतलब है मरकरी, अर्थ है, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज, हमारी बॉडी जो है वो भी कंडक्टर है। जैसे आप कई बार हमें बिजली का करंट लगता है, या करंट जिसको बोलते हैं करंट लगता है, हम स्विच से टच करते हैं, नंगे पांव होते हैं या गिले पैरों से होते हैं तो करंट लगता है, तो हमारी बॉडी भी गुड कंडक्टर है। सोल्यूशन है, साल्ट का सोल्यूशन है, वेस का है, एसिड्स हैं, ये सारे के सारे गुड कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर्स कौन से हैं? जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल चार्ज को पास नहीं करने दें, अपने में से फ्लो ना करने दें, which do not allow the flow of charge through them are called insulators. Insulator can have charge on their, उनके ऊपर ऐसा नहीं कि उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, सिर्फ वो अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, चार्ज होता है उनके ऊपर, बट वो चार्ज जो है वो रेस्ट के ऊपर होता है। कंडक्टर के अंदर चार्ज तो होता है लेकिन वो चार्ज मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। मतलब जो चार्ज पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, वो कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं। इंसुलेटर के अंदर चार्ज तो हैं, इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन वो रेस्ट के ऊपर है और वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो इनके उदाहरण हैं जैसे ग्लास, जो हम शीशे का ग्लास होता है हमारे पास, रबड़, प्लास्टिक, बैग्स, पीवीसी मटेरियल का मतलब है जैसे हमारे पास पेन होता है, हमारे पास बॉल पेन है, ये बॉल पेन जो है ये भी पीवीसी का है, पीवीसी मटेरियल। ये भी इंसुलेटर है, इसको हम बिजली के तार से टच करें तो हमें करंट नहीं लगता है इससे। नाइलॉन है, ड्राई वुड है, सूखी लकड़ी, जब बिजली का कहीं तार नंगी पड़ी हो तो हम सूखी लकड़ी से उसको हटाते हैं, गीली लकड़ी से नहीं हटाएंगे, क्योंकि गीली लकड़ी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होती है। तो ये हम सब्सटेंस को दो तरह से डिवाइड करते हैं। हालांकि एक और कैटेगरी भी है सब्सटेंस की, जिसको आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है सेमीकंडक्टर। ये सबसे लास्ट चैप्टर है। इससे हमारी जितनी भी ये टेलीविजन है, रेडियो है, मोबाइल्स हैं, ये सब जिस सब्सटेंस का हम यूज करते हैं उनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ये सबसे लास्ट में, हम इस बुक के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में आपको नॉलेज बढ़ेगा। अब इसके बाद जो हम स्टडी करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज चार्ज ए बॉडी देन इट कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। अभी मैंने आपको बताया था कि जो किसी एम्बर के ऊपर जो चार्ज आता है, वो फर के ऊपर जब रब करने से चार्ज आता है, उसको हमने एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से आपको एक्सप्लेन किया। हालांकि हम किसी बॉडी को यदि चार्ज करना चाहें, चार्ज लाना चाहें उसके ऊपर, तो हमारे पास तीन मेथड हैं उसको चार्ज लाने के लिए। पहला जो है वो फिजिकल कांटेक्ट है। फिजिकल कांटेक्ट में हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि मान लीजिए एक बॉडी ये है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एक दूसरी बॉडी यहां है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यदि मैं इस बॉडी को इसके साथ कांटेक्ट कर दूं, जोड़ दूं, इसके साथ जोड़ दूं, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी में भी आ जाएगा, मतलब ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ जब हम इनको दोनों को टच कर देंगे तो इस तरह की स्थिति बन जाएगी कि इसके ऊपर भी चार्ज हो जाएगा और इसके ऊपर भी कुछ चार्ज जो है वो आ जाएगा, मतलब ये बॉडी भी चार्ज हो गई। तो इस मेथड को जो हम बोलते हैं, ये जो मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने का, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, दिस इज द फर्स्ट मेथड जिससे हम किसी दूसरी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। एक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी है।
दूसरा मेथड जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, किसी एक बॉडी को लेते हैं, उसको किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रब करते हैं। जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं मैं इस अपने पेन को अपने हाथ के ऊपर रब कर रहा हूं। अब ये जो पेन है ये किस चीज का बना हुआ है? ये ऐसे एटम्स का बना हुआ है। उस बहुत सारे एटम्स हैं। यू कैन से कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 10⁻23 एटम्स होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए 1 मीटर क्यूब सब्सटेंस में इतने एटम्स होते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना लार्ज संख्या है एटम्स की। तो इस सब्सटेंस में बहुत सारे एटम्स हैं। जब मैं इसको रब कर रहा हूं, आप देख रहे हैं मैं इसको रब कर रहा हूं, जब मैं इसको रब कर रहा हूं तो फ्रिक्शन हो रही है, घर्षण मेरे हाथ में और इस पेन के बीच में। घर्षण से क्या होता है कि जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को, इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को इस सब्सटेंस में से बाहर निकाल देगी। इसमें से निकाल देगी या मेरे हाथ में से निकाल देगी, जिसमें भी निकालना आसान होगा। आपको मालूम होगा आपने केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा है या आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा है। आपने ऐसे कुछ टर्म्स पढ़े हैं कि किसी सब्सटेंस में से आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में से निकाला जा सकता है। उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसमें से आसानी से निकाला जा सकता है। तो जिस भी सब्सटेंस का, इस पेन का या मेरे हाथ का, जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है उस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया उसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी? उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पार्टिकल है, तो नेगेटिव पार्टिकल की संख्या कम होगी, पॉजिटिव पार्टिकल की संख्या बढ़ गई। तो इसके ऊपर मान लीजिए मेरे हाथ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी मेरे हाथ के ऊपर। अब मेरे हाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? वो आ गया इस पेन के ऊपर। तो पेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको हम दूसरा मेथड कहते हैं, जहां पे हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं या चार्ज को हम चार्जिंग कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम बाय फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन भी हम करते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब है कि हम कोई चार्ज्ड बॉडी लाएंगे। जैसे मान लीजिए ये बॉडी कोई न्यूट्रल है, इसके नजदीक कोई दूसरी बॉडी लाएंगे, टच नहीं करेंगे, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है। जब हम इसको नजदीक लाएंगे, इसके नजदीक लाएंगे, ये किस चीज का बना हुआ है? ये ऐसे एटम्स का बना हुआ है। तो एटम्स का बना हुआ है, यहाँ चार्ज पार्टिकल है। मान लीजिए इसके अंदर जो एटम है ये इसका एटम है और एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है अंदर और इलेक्ट्रॉन है बाहर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो नेगेटिव पार्टिकल है, ये और ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और ये इस न्यूक्लियस को ये पॉजिटिव चार्ज धक्का देगा। तो ये न्यूक्लियस किस तरफ को आ जाएगा? ये आ जाएगा इस तरफ को और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। कहने का मतलब ये जो बॉडी है ये ऐसी बन जाएगी, इस तरफ को नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इस तरफ को पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इसके अलग अलग चार्ज हो जाएंगे। इस मेथड को हम इंडक्शन मेथड बोलते हैं। जैसे हम कई बार आपको समझाते हैं, मान लीजिए कोई पढ़ाते हैं तो हम कई बार बोलते हैं कि यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो ये जो फेल हो जाने का जो डर है ये आपको किस चीज के लिए प्रेरित करता है? पढ़ने के लिए, ताकि मैं और मेहनत करूं। इसको हम इंडक्शन टेक्निक बोलते हैं कि हम कोई आपको डर दिखाते हैं, उस डर की वजह से आप और ज्यादा पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है। तो इसको ये 3 मेथड्स हैं जिससे हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी सब्सटेंस के ऊपर। तो आप एक बार फिर से इनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, चार्जिंग बाय इंडक्शन है। तो दीज आर द 3 मेथड्स जिससे हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक इसके ऊपर और भी है। अब हम इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो मेन 3 प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर है तो इसकी प्रॉपर्टी एडिटिव है, मतलब किसी बॉडी के अलग अलग पार्ट के अंदर जो चार्जेज होंगे तो टोटल यदि चार्ज बॉडी के ऊपर निकालना होगा तो उन सभी रीजन में जितने चार्जेज हैं उनका सम होगा। कहने का मतलब टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी
इज एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी। मान लो किसी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई बॉडी है, ये इसके डिफरेंट रीजन है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है। तो जो टोटल चार्ज होगा इस बॉडी का वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इनका सबका टोटल सम बनेगा। तो मान लीजिए आपके पास जो Q1 की वैल्यू है वो +2Q है और Q2 की वैल्यू जो है वो -3Q है और Q3 जो थर्ड जो रीजन है उसमें 5Q चार्ज है प्लस। तो टोटल चार्ज कितना बनेगा, 2Q माइनस 3Q प्लस 5Q। इसको हम कैपिटल Q भी कह सकते हैं, कैपिटल Q इजिकल टू प्लस 4Q। तो आप देख सकते हैं जमा 2Q है, माइनस 3Q है, जमा 5Q। तो जमा के 7Q हो गया, माइनस के 3Q है, तो रह गया हमारे पास 4Q। तो एल्जेब्रिक सम आ गया, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने पढ़ा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। इसी तरह से चार्ज को भी आप चार्ज को भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। जो टोटल चार्ज है वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। मान लीजिए जैसे आप मैं उदाहरण लिया हुआ है, कोई यूरेनियम है, यूरेनियम का न्यूक्लियस है। अब इस यूरेनियम के न्यूक्लियस में इसका एटॉमिक नंबर जो है ये 92 है, 92, और मास नंबर जो है वो 238 है। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये एटॉमिक नंबर होता है जिसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, तो इसमें 92 प्रोटॉन्स हैं, है ना। तो बाकी क्या है, 238 में से 92 तो प्रोटॉन्स हैं और बाकी क्या है 146 क्या है इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। तो 92 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसमें इसका चार्ज कितना है 92 है पॉजिटिव। अब ये किस में कन्वर्ट होता है, टूट करके बन जाता है थोरियम और हीलियम में। थोरियम का अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं 90 और हीलियम में कितने प्रोटॉन्स हैं 2। तो आप देख सकते हैं 90 जमा 2 कितना चार्ज हो गया, टोटल प्रोटॉन का चार्ज कितना हो गया 92। तो यहां पर भी 92 मतलब बराबर रहे। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये कैल्शियम का एक न्यूक्लियस है जिसमें 20 प्रोटॉन्स हैं और 24 इसमें न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, तो 20 इसका 20 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर एक प्रोटॉन अटैक करता है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, जिसमें एक प्रोटॉन होता है, तो इसमें भी एक पॉजिटिव है। तो टोटल पॉजिटिव कितने हो गए 25। ये टूट करके किस में बदल जाता है स्कैंडियम में। स्कैंडियम में कितने पॉजिटिव चार्ज हैं 21 प्रोटॉन्स हैं, तो 21 पॉजिटिव चार्ज है और साथ में न्यूट्रॉन नहीं करता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो 0 चार्ज है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 21 जमा 0 21, 20 जमा 1 21, यहाँ 92 है, 92 बराबर है 90 जमा 2 92। तो मतलब चार्ज जो है वो जितना पहले होता है किसी सिस्टम के ऊपर, कोई रिएक्शन होने के बाद भी उस सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज उतना ही रहता है। इसके बाद इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा भी जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो डिस्क्रीट मैनर में होता है, ना कि कंटिन्यूस मैनर में। जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखी है, इट स्टेट्स दैट चार्ज ऑन ए बॉडी एग्जिस्ट इन ए डिस्क्रीट मैनर रादर देन कंटिन्यूस मैनर। इसका मतलब यह है कि किसी बॉडी में जो चार्ज होगा Q, उसकी वैल्यू होगी ±NE। इसका मतलब E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। E किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1 गुना हो सकता है, 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है, 6 गुना हो सकता है। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज हमेशा रहेगा वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1.1 इलेक्ट्रॉन हो, 1.2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो, 1.3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो, या किसी बॉडी के ऊपर आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी में या तो पूरा इलेक्ट्रॉन होगा या पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा।
मतलब ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 1.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज किसी बॉडी के ऊपर होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का या तो 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, मतलब डिस्क्रीट मैनर में होगा, स्टेप में होगा, कंटिन्यूस मैनर में नहीं हो सकता। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे हम आपको कहें कि आप अपने घर की पौड़ियां चढ़े हैं ऊपर, तो जब आप पौड़ी पे पैर रखते हैं तो पहली पौड़ी पे पैर रखते हैं, फिर उसके बाद दूसरी पौड़ी पे रखते हैं, फिर तीसरी पौड़ी पे रखते हैं, फिर चौथी पे रखते हैं। इस तरह से आप नीचे वाले फ्लोर से घर के ऊपर वाले फ्लोर को जाते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि आपने पहली पौड़ी के ऊपर पैर रखा, फिर आपने 1.5 पौड़ी पे पैर रखा, या आपने 1.8 पौड़ी पे पैर रखा। ऐसा नहीं हो सकता। या तो आपको पहली पौड़ी पे रखेंगे, या तीसरी पे रखेंगे, या 5वीं में रखेंगे, या 8वीं में रखेंगे, या 7वीं में रखेंगे। मतलब आप एग्जैक्ट नंबर पे रखेंगे, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है या डेसिमल में नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो ई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ये जो कूलम है ये हम इसको शॉर्ट में सी भी लिखते हैं, हम इसको शॉर्ट में सी लिखते हैं। सी का मतलब कूलम होता है। तो कई बार हम आगे जब सी लिखेंगे तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये सी का मतलब क्या है, कूलम है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है क्यू किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो ऐसा नहीं हो सकता है, E/2 नहीं होगा, 2E/3 नहीं हो सकता है, 5E/4 नहीं हो सकता, इस तरह का चार्ज नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा 1.2E होगा, 3.5E होगा, ऐसा नहीं होगा। होगा तो कैसा होगा, या तो E के बराबर होगा, प्लस माइनस E के बराबर होगा, प्लस माइनस 2E के बराबर होगा, प्लस माइनस 3E के बराबर होगा। तो इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो इसको आप एक बार फिर से सम अप कर सकते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो डिस्क्रीट मैनर में रहता है, ना कि कंटिन्यूस मैनर में होता है। चार्ज ऑन ए बॉडी एग्जिस्ट इन ए डिस्क्रीट मैनर, नॉट इन ए कंटिन्यूस मैनर। इसको आपने अच्छी तरह से इसको डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है। अब आपको मैं एक न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड करवाता हूं। आपके पास क्वेश्चन है कि यदि किसी बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज हो, है ना, +1, मैंने यहाँ पे -1 कूलम नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे 1 कूलम लिखा है। इसका मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर। तो यदि किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उस बॉडी से किसको निकाला गया है, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है।